हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। हम बढ़ चुके हैं अपने सफ़र में आगे और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। ये क्लास 12 के उन बच्चों के लिए है जो कि 2022 और 23 बैच के लिए एनरोल्ड है। ओके, तो ये सबसे लेटेस्ट सिलेबस जो कि CBSE की तरफ से दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम ये चैप्टर करेंगे। तो चलिए, चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। देखते हैं इसके कंटेंट्स को। तो फर्स्ट इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी। सेकंड है स्पेशल कंसिडरेशन जो कि हम फीमेल्स को लेके बात करेंगे। थर्ड है इसके अंदर फीमेल एथलीट ट्रायड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटी के बारे में। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा एक पोस्चर का मतलब क्या होता है। तो पोस्चर क्या होता है, हमारी बॉडी किस पोजीशन के अंदर रहती है, चाहे वो चलते टाइम हो, चाहे वो बैठे टाइम हो, सोते टाइम हो, खाते टाइम हो, किसी भी टाइम पे हमारी बॉडी किस तरीके से रहती है उसको बॉडी का पोस्चर बोला जाता है। सिंपल, एक इंडिविजुअल का बॉडी का पोजीशन, चाहे वो स्टैंड कर रहा हो, वॉक कर रहा हो, किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्टिविटी में या बिल्कुल बिना किसी एक्टिविटी के वो जिस पोजीशन में होगा वो उसका पोस्चर कहलाता है। सिंपल सी चीज़। सेकंड क्या बोला जाता है कि भाई किसी भी एक काम को करने के लिए ना कोई भी एक रिजिड पोस्चर नहीं हो सकता, रिजिड स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, रिजिड बॉडी पोजीशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो क्योंकि हम अपने हिसाब से कोई काम करते हैं। एक बंदा हो सकता है जिसके पैर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर चलता हो, वो वॉक करता हो। एक हो सकता है कि जिसके पैर थोड़े डेविएट करते हो वॉक करते टाइम। ठीक है, तो ये कैसा भी हो सकता है। एक पर्सन जिस पोजीशन के अंदर कंफर्टेबल होगा उसी तरीके से वो काम करेगा, कोई दिक्कत। चलिए, ये तो हो गया पोस्चर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पोस्चरल डिफॉर्मिटी की। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं डिफॉर्मिटी का। डिफॉर्मिटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा मैल फॉर्मेशन जिसकी वजह से हमारा बॉडी या कोई भी बॉडी का पार्ट या जॉइंट ऑफ द बॉडी जो है वो एक प्रॉपर पोजीशन के अंदर नहीं रहता। ठीक है, तो वो एक डिफॉर्मिटी कहलाएगा, पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहलाएगा। जो हमारा बॉडी का पोस्चर है आइडियली जैसे रहना चाहिए, अगर वो आइडियली या उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से वो अगर चेंज हो जाता है, एक लेवल से ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे रहता हूँ, हमारा बॉडी इरेक्ट पोजिशन के अंदर ऐसे रहना चाहिए विद शोल्डर पूरा टक्ड। ठीक है, लेकिन मेरा आदत है कि मैं फ़ोन चलाता रहता हूँ और मैं ऐसे रहता हूँ, तो मेरा पोस्चर देखो कितना चेंज हो गया। दिस इज़ पोस्चरल डिफॉर्मिटी। ठीक है, क्योंकि मेरा एक लेवल से, एक स्टैंडर्ड से अगर ज़्यादा पोस्चर चेंज हो जाता है तो वो पोस्चरल डिफॉर्मिटी कहलाता है। सिंपल। चलिए, बढ़ते हैं और जानते हैं अलग अलग पोस्चरल डिफॉर्मिटी के बारे में। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है स्पाइन कर्वेचर डिफॉर्मिटी। अब हमारी जो ये पूरी स्पाइन है, हमारी जो ये बैकबोन होती है, इसके अंदर टोटल 5 हिस्से होते हैं, लेकिन आपको याद केवल 3 हिस्से रखने हैं। ठीक है, एक होता है सबसे ऊपर सर्वाइकल रीजन, सेकंड होता है थोरैसिक रीजन, थर्ड होता है लंबर रीजन यानी हमारा लोअर स्पाइन वाला। तो हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो है वो 2 रीजन के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर जो है वो 2 रीजन के अंदर देखी जाती है। फर्स्ट है जो थोरैसिक रीजन के अंदर आएगा, सेकंड जो कि लंबर यानी लोअर स्पाइन के रीजन के अंदर आएगा। हम केवल और केवल इन्हीं की डिफॉर्मिटी के बारे में बात करेंगे। सेकंड आता है इसके अंदर फ्लैट फुट, जिसके अंदर हम फीट की डिफॉर्मिटी को देखेंगे। बो लेग्स और नॉक नीज जो कि अपना क्वाइट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, जिसके अंदर हम अपनी नी की वजह से जो हमारा पोस्चर ख़राब हुआ है हम उसके बारे में देखेंगे। और हमारे राउंड शोल्डर यानी हमारे शोल्डर की डिफॉर्मिटी को देखेंगे। बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे स्पाइनल कर्वेचर की डिफॉर्मिटी, जिसका नाम है काइफोसिस। काइफोसिस जो है वो हमारे स्पाइनल कर्वेचर की वो डिफॉर्मिटी है जो कि अपर बैक यानी ये जो थोरैसिक रीजन ऑफ बैक है, थोरैसिक रीजन ऑफ हमारा वर्टिब्रेट कॉलम है, उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो काइफोसिस एक ऐसा समस्या है जिसके अंदर जो ये हमारा थोरैसिक रीजन जो है वो ऐसा कर्व हो जाता है। अगर ये कर्व 50 डिग्री से ज़्यादा का हो तो ये काइफोसिस कहलाएगा, क्योंकि हमें हमारा आइडियली ये बिल्कुल इरेक्ट रहना चाहिए। कई लोगों का थोड़ा सा बेंडेड होता है, दैट इज़ फाइन। ठीक है, लेकिन अगर ये 50 डिग्री से ज़्यादा बेंड रहेगा तो ये काइफोसिस कहलाएगा। अब एक बात सोचो, अगर मैं बिल्कुल एक स्ट्रेट पोजीशन में ऐसे रहूँ और मेरा काइफोसिस है, अगर मैं चलूँगा तो मेरा आई साइड के हिसाब से मैं तो नीचे ही देखता रह जाऊँगा, लेकिन मेरे को तो सामने देखना है। तो सामने देखने के लिए मैं क्या करूँगा, अपना हेड को ऐसे अप करूँगा। अब अप करने की वजह से क्या हुआ, मेरा ये जो सर्वाइकल रीजन है
इसके ऊपर भी एक लोड पड़ेगा, एक स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको हद से ज़्यादा कर्व किया। तो काइफोसिस होने की वजह से लोगों को सर्वाइकल इश्यूज़ भी आ सकते हैं। इसके अलावा काइफोसिस होने की वजह से हमारा चेस्ट कैविटी जो होता है, हमारा जो ये चेस्ट है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, क्योंकि एक खुला रहेगा तो इसको ब्रीथ करना ईजी होगा, और मैं ऐसे लोड डाल दूंगा, सप्रेस कर दूंगा, फिर इसके लिए और मुश्किल हो जाएगा। तो काइफोसिस बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे सर्वाइकल का प्रॉब्लम, हमारा हार्ट रेट या ऑक्सीजन सैचुरेशन का प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अपने बॉडी पोस्चर को करेक्ट रखना है। और काइफोसिस होता क्या है, राउंडिंग ऑफ द अपर बैक इज कॉल्ड काइफोसिस। ठीक है, हमारा थोरेसिक रीजन ऑफ वर्टिब्रेट कॉलम जब एक ज़रूरत से ज़्यादा कर्व हो जाता है, दैट इज़ 50 डिग्री से ज़्यादा कर्व हो जाता है, तो वो काइफोसिस कहलाता है। चलिए जानते हैं अब ये जो काइफोसिस है इसके रीजंस क्या होने का। तो सबसे पहला रीज़न है इसका मैल न्यूट्रिशन। अगर हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, एडजस्ट करती है। ठीक है, अगर हमारे मसल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हम एक तरीका, जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए वो तरीका हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो अदर सपोर्टिंग मसल्स है, ठीक है, जैसे मुझे बॉल थ्रो करनी है तो थ्रो करने में मेरा चेस्ट यूज़ होता है, लेकिन अगर मेरा चेस्ट वीक है तो मैं क्या करूँगा, मैं अलग तरीके से थ्रो करने लग जाऊँगा, जिसमें मेरा चेस्ट का रोल कम आएगा और बाकी मेरी सपोर्टिंग मसल ज़्यादा यूज़ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरा चेस्ट वीक रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मसल का वीक होना न्यूट्रिशन की कमी की होने वजह से वो भी हमारा काइफोसिस क्रिएट कर सकता है। अगर मैं ज़रूरत से ज़्यादा लोड उठाता हूँ या इम्प्रॉपर फर्नीचर पे बैठता हूँ या मेरे मसल्स वीक है, अगेन मसल्स वीक होने का रीज़न ही हमारा मेल न्यूट्रिशन है। ठीक है, बेंडिंग वाइल वॉकिंग, मैं वॉक करते टाइम जो मुझे ऐसे रहना चाहिए इरेक्ट पोजीशन में, मैं ऐसे वॉक कर रहा हूँ, फ़ोन में देखते देखते वॉक कर रहा हूँ, फ़ोन चलाते हुए, तो उसके रीजंस की वजह से क्या होता है, मेरा स्पाइन कर्व रह जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर मेरा शेपलेस क्लोथ पहनना और टाइट क्लोथ पहनना। टाइट क्लोथ जो होते हैं ना, वो मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन जो उसका प्रॉपर होना चाहिए, वो रिलैक्स जैसे रहते हैं, वो रहने नहीं देते। ठीक है, उनके ऊपर एक कंसिस्टेंटली एक फोर्स लगाए रहते हैं, जिसकी वजह से मसल्स जो होती है वो प्रॉपरली वर्क करना भूल जाती है। तो ये कुछ रीजंस है काइफोसिस होने के। अब इसको रोका कैसे जा सकता है या मैं क्या प्रिकॉशंस ले सकता हूँ कि ये मेरे को ना हो। तो मैं हमेशा करेक्ट पोस्चर का यूज़ करूँ। अगेन मैं एक बात बोलूँगा कि करेक्ट पोस्चर कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, एक आइडियली होता है कि आइडियल ऐसा रहना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि ऐसा ही रहना चाहिए, इसके अलावा भी हो सकता है, क्योंकि हर बॉडी जो है ना वो बहुत डिफरेंटली वर्क करती है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सिटिंग पोजीशन मेरा ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहूँगा, ये मैं ऐसे बिल्कुल स्टिफ होके एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रह सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं थोड़ा हूँगा मैं ऐसे हो जाऊँगा। ठीक है, तो एक नॉर्मल कर्वेचर तो आएगा ही। ठीक है, तो बेशक से मतलब एक करेक्ट पोस्चर को अडॉप्ट करने का कोशिश करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मुझे ऐसा रिजिड होकर रहना है। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं। सेकंड है कि ढीले ढाले क्लोथ्स पहनो जो आपको कंफर्टेबल हो थोड़े। ठीक है, सूटेबल फर्नीचर का यूज़ करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपका फर्नीचर सही नहीं है तो वो आपके पोस्चर के ऊपर बहुत फ़र्क डालने वाला है। और पोस्चर्स अच्छी एक्सरसाइजेस करो, ऐसी एक्सरसाइजेस करो जो कि आपके पोस्चरल डिफॉर्मिटी जो हो रखी है उसको दूर करने में हेल्प करे। अगर कुछ नहीं हो रखा तो प्रॉपर फॉर्म के अंदर करोगे तो कोई कभी पोस्चरल डिफॉर्मिटी होगा भी नहीं। ओके, थर्ड, अब बढ़ते हैं रेमेडीज़ की तरफ कि अगर हो गया है तो मैं ऐसा कौन से उपचार कर सकता हूँ जिसकी वजह से ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाए। जिसकी वजह से तो मैं अपने अपर बैक के नीचे पिल्लो को रख सकता हूँ सोते टाइम। ठीक है, जो कि एक बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग स्लीपिंग पोजीशन होगा, जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन ऐसा किया जाना चाहिए, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है अर्ली स्टेट के अंदर। अगर आपका काइफोसिस बिल्कुल शुरू है तो इस तरीके से बिल्कुल ठीक हो सकता है। बेंड करना अपने हेड को बैकवर्ड, ठीक है, ऐसे एक्सरसाइज करना, इसकी वजह से हो सकता है। स्विमिंग बहुत हेल्प करता है क्योंकि वो हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और कुछ हमारे योगा आसन जो है वो पोस्चर्स के अंदर बहुत हेल्प करते हैं, जैसा धनुरासन, चक्र आसन। अगर आप ये रेगुलरली करोगे तो आपका जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी वाली दिक्कत है वो तो भाई दूर हो जाएगी। सेकेंड हम बात करते हैं लॉर्डोसिस की, जो कि होता है लोअर रीजन, यानी हमारा जो लंबर रीजन है स्पाइन का या वर्टिब्रेट कॉलम का, उसके अंदर। ठीक है, जब ये लंबर रीजन हद से, देखो ये है नॉर्मल कर्व, जब ये इसका ये नॉर्मल कर्व है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर ऐसा कर्व हो जाएगा तो दैट इज़ लॉर्डोसिस। ठीक है, जिसके अंदर पेट जो होता है वो ज़्यादा बेंड हो जाता है, आगे निकल जाएगा और हमारे हिप जो है वो पीछे उठ जाते हैं।
ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर ऐसे बेंडेड है दैट इज़ लोडोसिस। तो आप ना इस चीज़ को ना जज करना, लोगों को देखो और उनके पोस्चर को समझने की कोशिश करो, उससे आपको बड़ा सीखने का मौका मिलेगा। जब हमारा लोअर रीजन ऐसा कर्व हो जाता है तो उसको लोडोसिस बोला जाता है। इसको हम दूसरे एंटीरियर पेल्विक टिल्ट के नाम से भी बोलते हैं, ये थोड़ा सा साइंटिफिक नेम हुआ इसका, ठीक है। इसका घर का नाम हो गया लोडोसिस, लेकिन प्यार से बोलते हैं इसको, मतलब इसका एक्चुअल नेम जो है, डॉक्यूमेंटल नेम है, वो है एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। इसके वजह से क्या दिक्कत होता है, आपको लोअर बैक इश्यूज़ होंगे क्योंकि आपका बैक जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा कर्व है। ये परेशानी है ना जनरली आपको देखने को मिलेगी मॉडल्स, एक्ट्रेसेस, इन सब के अंदर, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर ना बैक ज़्यादा कर्व रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके जो हिप्स है, ठीक है, हिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े दिखेंगे। तो एक जो बोलते हैं ना फीमेल का एक कर्वी बॉडी होना चाहिए, जो कि आइडियली माना जाता है, प्रमोट करा जाता है, हमारा बॉलीवुड, हॉलीवुड सारे यही प्रमोट करते हैं। तो वो जो कर्व है ना हिप का, वो ज़्यादा दिखता है अगर आपका इंटीरियर पेल्विक टिल्ट होगा तो हिप्स बड़े बड़े दिखेंगे, ग्लूट्स बड़े बड़े दिखेंगे। तो जनरली एक्ट्रेसेस ऐसी एक्सरसाइज करती है कि उनको थोड़ा सा इंटीरियर पेल्विक टिल्ट हो जाए, जिसकी वजह से उनके ग्लूट्स वगैरह जो है वो बड़े दिखे, ठीक है। तो एक अट्रैक्टिव क्या बोलते हैं फिगर दिखाई दे उनका। लेकिन अगेन ये हमारी बॉडी के लिए तो नुकसानदायक ही है, क्योंकि हमारा करेक्ट पोस्चर तो ये नहीं है, तो इसकी वजह से उनको स्टमक के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, लोअर बैक इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, और चलने में दिक्कत, वॉक स्टैंडिंग होने में दिक्कत, लंबे टाइम तक वो खड़े नहीं हो पाएंगे। तो ऐसी कई सारी परेशानियों का उनको फेस भी करना पड़ता है। लेकिन वो देखो एक्ट्रेसेस, एक्टर्स और ये मॉडल्स जो होते हैं ना, वो अच्छा खासा अपने साथ वेल्थ रखते हैं। तो अगर वो ऐसी परेशानियां खुद के साथ क्रिएट भी करते हैं तो उनके लिए सॉल्यूशंस भी बहुत सारे हैं, क्योंकि उनके पास इतना सारा पैसा है उसको ठीक करने के लिए, ठीक है। लेकिन जो उनसे इंस्पायर होके जो नॉर्मल लोग जो ये सब करते हैं ना, उनके साथ बड़ा दिक्कत हो जाता है ये सब, ठीक है। तो अपने आप को एक अच्छे पोस्चर में रखो, वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा और आपको ज़्यादा अच्छे दिखोगे उसमें, बजाय कि ऐसा कुछ तरीका अपनाने के। अब इसका होने का रीज़न क्या है, एक इम्बैलेंस डाइट लेना, अगेन मेल न्यूट्रिशन भी इसी का पार्ट आएगा। इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल, अगर हमारी मसल जो है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई, ये ऐसा टिल्ट होने का रीज़न है कि हमारा ग्लूट्स की मसल यानी हिप्स की मसल जो है वो वीक है और हमारे एब्स की मसल जो है वो वीक है। अगेन मैं एक बात बता दूँ, 6 पैक एब्स का मतलब ये नहीं कि उसके कोर की मसल जो है या एब्स की मसल स्ट्रॉन्ग है, वो फैट लेवल कम है इसलिए वो उसका 6 पैक दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मत समझना कभी भी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है अपने कोर से, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। तो अगर उसका एब्स और हिप्स वीक होगा तो वो ऐसा कर्व हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका लोअर बैक रीजन यानी हमारा लंबर रीजन और यहाँ पे हमारा एडक्टर्स होते हैं, अगर ये मसल ऐसे जाती है, अगर ये स्टिफ होगा तो ये आपस में खींचेंगे, ये इसको इस तरफ खींचेगा और ये इसको इस तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से वो एक और ज़्यादा कर्व को क्रिएट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर रिक्वायर्ड फूड का ना लेना, एक ज़रूरत से ज़्यादा ओबीस होना, ओबीस होने की वजह से क्या होगा, ये पेट बाहर होगा तो पेट जो होगा वो बॉडी को बाहर की तरफ पुल करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये कर्व उसको संभालने के लिए और ज़्यादा कर्व आ जाएगा। और या तो कोई स्पाइनल डिजीज़ होने या स्पाइनल मसल का प्रॉपरली डेवलप ना होना, ये कुछ रीजंस थे। अब मैं ऐसे क्या प्रिकॉशंस लूँ जिससे ये ठीक हो जाए, एक बैलेंस डाइट को खाओ, अपने पोस्चर को ठीक रखो, अगर बहुत ज़्यादा लोड उठा रहे हो तो उसका ध्यान रखो, कभी भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में मत खाओ, अपने वेट को अच्छा खासा मेंटेन करके रखो, तो ये परेशानियाँ आप नहीं होगी। लेकिन अगर हो चुकी है तो क्या मैं ऐसे छोटे मोटे सॉल्यूशंस लूँ जिसका मेरे को ऊपर फ़र्क पड़े, तो अपने टो टच किया करो, ठीक है, एटलीस्ट 10 टाइम्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कर्व जो अंदर की तरफ है मैं इसको थोड़ा सा पुश करूँगा कि ये आउटवर्ड कर्व हो, क्योंकि जब हम अपने टो को टच करने के लिए झुकेंगे तो हमारी पीठ जो होती है वो ऐसे कर्व हो जाती है। तो ये जो एंटीरियर कर्व था ये इस तरीके से कर्व होगा, जो कि बहुत अगेन आपकी स्ट्रेचिंग को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्टिफनेस को ख़त्म करेगा और आपके पोस्चर को अच्छा बनाने में हेल्प करेगा। सिटअप्स करना, जो हम ऐसे क्रंचेस मारते हैं, वो सिटिंग अप एक्सरसाइज करना ताकि हमारे एब्डोमेन की मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, वो अगेन आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि ये वीक एब्डोमेन्स की मसल्स की वजह से भी होता है, ठीक है। हमारा स्टैंडिंग खड़े होके अपने पोस्चर को सही रखो, ठीक है। और कुछ आप आसन अगेन कर सकते हो इसके लिए, जैसे हलासन करना, पश्चिमोत्तान आसन करना, विपरीत करनी आसन को करना, ये कुछ आसन करोगे तो आपका लोडोसिस जो है वो ठीक हो सकता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस एक ऐसा स्पाइनल इशू है जिसके अंदर हमारे स्पाइन जो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है, वो लाइन वो चेंज हो जाता है। वो लाइन जब आप फ्रंट से ही देखोगे
तो उसका लाइन का फॉर्मेशन देखो एक एस शेप का हो जाता है, या मैं इसको बोल सकता हूँ एक इन्वर्टेड एस शेप का हो जाता है। ठीक है, तो जब स्पाइन का ऐसा एस शेप ले लेना, दैट इज स्कोलियोसिस। एस से स्कोलियोसिस, एस से स्पाइन का एस शेप हो जाना। ठीक है, ये स्कोलियोसिस से होता है वो हमारा जो ये लीनियर पोजीशन ऑफ स्पाइन है उसको चेंज कर देता है और एक कर्वी पोजीशन को क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसकी वजह से हमें क्या इश्यूज हो सकते हैं इसमें ना, अगर आपको बॉडी पोस्चर देखोगे ना, उसको सामने से भी देखोगे तो ऐसे दिखेगा, एक शोल्डर ऊपर दिखेगा और एक शोल्डर नीचे दिखेगा। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा स्पाइन जो है ऐसे कर्व हो चुका है, तो आपके शोल्डर जो होंगे ना अनइवन होंगे, तो ये स्कोलियोसिस को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब इसकी वजह से भी अगेन बहुत सारी इश्यूज होती है। अब मैं देखते हैं कि इन किन रीजंस की वजह से होता है। या तो आपके बर्थ से ही कुछ ऐसा कोई डिफेक्ट हुआ हो, लेकिन ना बर्थ से कोई भी मतलब डिफॉर्मिटी, पोस्चरल डिफॉर्मिटी होना ये बहुत मुश्किल बात है। बहुत रेयर केस के अंदर ऐसा होगा कि आपको बर्थ से पोस्चरल डिफॉर्मिटी होगा। ठीक है, नहीं तो ये जनरली हमारा जो लाइफस्टाइल ख़राब होता है ना, केवल और केवल उसी की वजह से होता है। वियर एंड टियर इन स्पाइन, अगर हमारे स्पाइन के साथ कोई इशू हुआ हो जिसकी वजह से हो सकता है स्कोलियोसिस हो गया हो। ठीक है, लेग लेंथ का डिफरेंट होना, हमारी बॉडी का हर एक पोर्शन जो होता है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। यानी अगर मैं बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो मेरा राइट और लेफ्ट एकदम इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी बॉडी का पोस्चर ठीक रहेगा। अगर मेरा लेग जो है वो ऊपर नीचे होगा तो वो पूरा मेरी अपर बॉडी तक में भी चेंज लेके आएगा, तो मेरे को स्कोलियोसिस होने का खतरा सबसे ज़्यादा रहेगा। हैवी वेट उठाना केवल एक साइड से, अगर मैं जैसे फीमेल्स जो होते हैं वो बैक कैरी करती है एक तरफ से, तो उनको आदत हो जाती है कि भाई हैवी वेट है, या तो वो ज़्यादा बेंड कर जाएंगे इस तरफ से, या उसको उठाने के लिए ज़्यादा जोर लगाएगी इस तरीके से, तो क्या होता है उनका बॉडी का पोस्चर ख़राब हो जाता है। आप बड़ी फीमेल्स के अंदर यानी आंटियों को अगर देखोगे तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को आपको बड़े ईजिली मिल जाएगा। रॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर खड़े रहना और अनसूटेबल फर्नीचर का यूज़ करना स्कोलियोसिस को क्रिएट करता है। अब मैं क्या रेमेडीज़ को अपना सकता हूँ या क्या प्रिकॉशंस ले सकता हूँ कि ये मेरे को ना हो, तो मैं लंबे टाइम तक किसी भी एक वेट को एक हाथ के ऊपर ना उठा के रखूँ, एक अच्छा करेक्ट पोस्चर के अंदर रहना सीखूँ, अच्छे बैलेंस डाइट को खाऊँ, एक सूटेबल फर्नीचर का यूज़ करूँ और एक साइड की तरफ बेंड होना वो अवॉइड करूँ। ठीक है, अब मुझे किन चीज़ों का वजह से मेरे को ये ठीक हो सकता है, तो मैं क्या ऐसी टेक्निक्स को अपनाऊँ, तो स्विम करना, बैक स्ट्रोक से अगर आप स्विम करोगे तो वो मतलब इसके अंदर बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, कुछ आसन्स को परफॉर्म करो जैसे त्रिकोण आसन और अर्ध चक्रासन, ये आसन्स जो है ये स्कोलियोसिस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम बात करते हैं अपने फ्लैट फुट के बारे में। फ्लैट फुट एक ऐसी समस्या है जो हमारा ना, देखो फुट का एक नॉर्मल आर्च होता है, ये जो है ये एक आर्च होता है जो कि ऐसा कर्व सा पोर्शन होता है, लेकिन अगर आप फ्लैट फुट के पर्सन के अंदर देखोगे तो ये आर्च जो है ये ख़त्म हो जाता है और ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा फ्लैट फुट। इसको चेक करने का एक सबसे सिंपल तरीका है, अपना पैर ले जाओ, पानी में रखो, पानी से उठाओ और ज़मीन पर रखो। तो ज़मीन के ऊपर रखोगे और अगर ऐसा कुछ बनता है देन योर फीट इज़ नॉर्मल। अगर ऐसा नहीं, कुछ ऐसा पोस्चर बनता है जहाँ पे कर्व आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो आपको फ्लैट फुट हो सकता हो। ठीक है, तो इसके अंदर जब कर्व खत्म हो जाएगा दैट इज़ फ्लैट फुट। अब ये फ्लैट फुट होने की वजह क्या है, या तो हमारी मसल्स वीक है, या हम ज़्यादा ओबीस हैं। ठीक है, हम इम्प्रॉपर शूज़ को कैरी करते हैं, या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक हैवी वेट को उठा के रखते हैं, या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े रहते हैं। तो इन सारी समस्याओं से मुझे फ्लैट फुट की दिक्कत हो सकती है। अब फ्लैट फुट की दिक्कत हो तो मैं क्या प्रिकॉशंस लूँ कि ये मेरे को दिक्कत ना हो, मैं इससे बच सकूं। तो एक अच्छे शूज़ का यूज़ करना, क्योंकि शू का जो इनसोल होता है ना, जो सोल के अंदर होता है जिसके ऊपर टैग वगैरह भी लगा होता है, अगर आप शूज़ के सोल को निकालोगे, ठीक है, तो वो प्रॉपर होने चाहिए, उसके अंदर एक कर्व भी होना चाहिए जो कि हेल्प करता है आपके कर्व को मेंटेन करने के अंदर। हाई हील शूज़ को अवॉइड करो, हैवी लोड्स को लंबे टाइम तक उठाना अवॉइड करो, और कभी भी ना बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए कि तुम जल्दी जल्दी चलो। बहुत करते हैं ना पेरेंट्स, जल्दी से उसको डेवलप करने के लिए, अच्छा उसको डेवलप करने के लिए उसको क्या करते हैं, जल्दी जल्दी चलवा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको एक अपना पेस में रहने देना चाहिए, वो जैसे जैसे सीखेगा उसको सीखते रहना चाहिए। ठीक है, फोर्स नहीं करना कोई बहुत जल्दी जल्दी उसको काम करवाने के लिए। अब मैं क्या रेमेडीज़ अपनाऊं अगर ये मेरे को हो गया है, हील वॉक करना है मुझे, ठीक है, हील पे खड़े होके वॉक करो, यानी फोर्स आ रहा है कुछ इसके ऊपर रहेगा। लूज वेट्स का यूज़ करो, ठीक है, एक्सरसाइज करने के लिए। स्किपिंग कर सकते हो, स्ट्रेचिंग करना अच्छी तरीके से, अच्छे शूज़ का यूज़ करना, बेयर फुट वॉक करना सैंड के ऊपर, ये और
ये सब कुछ अगर टेक्निक को आप अपनाओगे तो आपका बहुत, अगर अर्ली स्टेट का फ्लैट फुट है तो वो ठीक भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं नॉक नीज़ की। नॉक नीज़ एक ऐसी समस्या है जिसके अंदर हमारे जो नीज़ जो कि है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर दोनों रहने चाहिए, वो स्ट्रेट ना रह के ऐसा एक कर्व सा बना देते हैं। ठीक है, ऐसा कर्व सा बनाते हैं जहाँ पे दोनों घुटने आपस में टकराएंगे। जैसे अगर आप इस पोस्चर के अंदर देख सकते हो तो इसका ये वाला नी और ये वाला नी आपस में टकरा रहे हैं, तो नीज़ का ऐसा बेंड होना वो कहलाता है हमारा नॉक नीज़। अब चलते भागते टाइम इनको बड़ा दिक्कत होता है क्योंकि इनके नीज़ आपस में टकराते हैं। ठीक है, नी टच ईच अदर वाइल वॉकिंग या रनिंग, कुछ भी करते टाइम ये नी आपस में टकराते हैं। अगर इसको चेक करना तो आपको बोलो कि एक नॉर्मल पोजीशन के अंदर खड़े हो जाओ। जब वो नॉर्मली खड़े होंगे तो आपको पोस्चर के अंदर उनके पैर के अंदर ऐसा कर्व सा दिख जाएगा। ऐसा ये कर्व जो है दैट इज़ नॉक नीज़। ठीक है, अब ये नॉक नीज़ किस वजह से होता है कि भाई हमारा बैलेंस डाइट का ना होना, ठीक है, हमारे बोन इश्यूज़ होना या बोन के जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जैसे कि विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस, ये सब नहीं मिल रहा। बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई क्रॉनिक इंजरी हो तो उसकी वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी पे जो एक पर्टिकुलरली लोड पड़े जा रहा है वो लोड की वजह से अगर जब हमारी बॉडी ले नहीं पाती तो वो एक कर्व सा क्रिएट कर देती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अर्ली एज के अंदर हैवी लोड्स को उठाना, उसकी वजह से भी नॉक नीज़ आपको हो सकता है। अगर हो गया है या उससे होने से बचना है तो क्या फॉलो करो, एक बैलेंस डाइट लो, बच्चों को उसके हिसाब से प्रोग्रेस करने दो, आप उसको फोर्स मत करो ज़्यादा मतलब वेट उठाने के लिए या उसको अर्ली एज के अंदर चलवाने के लिए, इन सब चीज़ों के। अब इसका रेमेडी क्या है ठीक करने के लिए, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, पद्मासन और गौमुख आसन जैसे कुछ इंपॉर्टेंट आसन्स को कर सकते हो, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, वॉकिंग के टाइम पे क्लिपर्स का यूज़ करना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, और अपनी डाइट के अंदर कॉड लिवर ऑयल को ऐड करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं बो लेग्स की। देखो अब याद करो, काइफोसिस के अंदर हमारे नी ऐसे कर्व थे, ठीक है, और आपस में टकराए थे। इसके अंदर हमारे नी आउटवर्ड कर्व्स है, हमारे नी ऐसे रहेंगे आउटवर्ड कर्व्स। ठीक है, तो हमारे नी यहाँ पे आउटवर्ड कर्व्स रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो नी का जो डिस्टेंस है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये आपस में बहुत ज़्यादा दूरी पे रह जाएंगे। ये एक नॉर्मल डिस्टेंस है और ये देखो ये एक एक्सटेंडेड डिफरेंस है। ठीक है, जब ये आपस में दूरी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इसको कहा जाता है बो लेग्स। यहाँ पे हमारे जो लेग्स है वो एक बो की शेप के, यानी एक धनुष की शेप के हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा डी सा फॉर्म करते हैं। जब ये गैप बढ़ जाता है नीज़ के अंदर तो इसको कहा जाता है बो लेग। इसकी वजह से हमें वॉकिंग, रनिंग और स्टैंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकता है। हमारे जो लेग्स है वो एक बो की तरह दिखने लग जाते हैं। अब ये होने का रीज़न क्या है, अगेन जो काइफोसिस के रीज़न है वही सेम रीज़न रहेंगे कि हमारे लॉन्ग बोन्स का सॉफ्ट होना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। विटामिन डी या बोन से रिलेटेड सारे न्यूट्रिशन और मिनरल्स की कमी होना, बच्चों को अर्ली स्टेट के अंदर वॉक करवाना, ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फोरस इन सब का कम होना, तो ये कॉजेज़ करता है हमारे बो लेग्स को। अगर बच्चे ना हैं बो लेग्स से तो क्या करो, बच्चों को कभी भी ओवरवेट मत होने दो, उनको फोर्स मत करो ज़्यादा वेट उठाने के लिए, और एक बैलेंस डाइट उनको दो। ठीक है, इसके अलावा अगर हो गया है तो क्या रेमेडीज़ को अपनाओ। ठीक है, अगर अर्ली स्टेट होगा तो विटामिन डी लेना, प्रॉपर डाइट लेना। ठीक है, और टो को अंदर की तरफ बेंड करना, हमारे जो टोज़ है उसको अंदर की तरफ बेंड करना, उससे भी बहुत हेल्प मिलता है हमारे बो लेग को ठीक होने में। ठीक है, और इनर एज की तरफ फोर्स डाल के चलना। देखो जब हम चलते हैं तो ना हमारा पूरा पैर जो होता है वो पूरा न्यूट्रली फोर्स डालता है। जब अगर हम इनर वर्ड की तरफ फोर्स डालेंगे तो हमारे नीज जो है वो आपस में क्लोज आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपको हेल्प मिलेगा बो लेग ठीक होने में। चलिए बात करते हैं आगे राउंड शोल्डर की। ये एक ऐसी डिफॉर्मिटी है जो कि आपको शोल्डर्स के अंदर देखने को मिलेगी। हमारे शोल्डर जो है वो हमेशा स्ट्रेट और इरेक्ट रहते हैं इस पोजीशन के अंदर, लेकिन इसके अंदर ये ऐसा कर्व आ जाता है लोगों का। जब ये कर्व आ जाएगा दैट इज कॉल्ड राउंड शोल्डर, यानी ये शोल्डर जो ऐसे रहने चाहिए ये ज़रूरत से ज़्यादा आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो काइफोसिस के टाइम पे लोगों को राउंड शोल्डर का भी दिक्कत होने लग जाता है। तो राउंड शोल्डर मतलब शोल्डर का आगे बेंड होना। ठीक है, अब ये होने का कारण क्या है, या तो आपका मतलब हेडिटरी हो, शुरुआती ऐसी आदत हो, स्टैंडिंग, वॉकिंग और बेंडिंग के टाइम पे आपका पोस्चर जो होता है वो सही ना रहता हो, इम्प्रॉपर फर्नीचर को यूज़ करते हो, प्रॉपर एक्सरसाइजेस नहीं करते, या आपके जो चेस्ट की मसल है वो बहुत ज़्यादा टाइट है जो कि शोल्डर को आगे खींच रही है, या आपकी बैक की मसल इतनी वीक है कि वो इसको होल्ड ही नहीं कर पा रही,
वो इतनी इसको होल्ड नहीं कर पा रही। तो इन सारी रीजंस की वजह से आपका ये राउंड शोल्डर का दिक्कत हो सकता है। अब हो गया है तो मतलब क्या प्रिकॉशंस लूँ मैं कि ना हो, तो एक अच्छे पोस्चर का यूज़ करो, टाइट फिटेड क्लॉथ मत पहनो और एक कंफर्टेबल फर्नीचर का यूज़ करो। ठीक है, अब हो गया तो क्या रेमेडीज़ अपनाओ, अपनी बैक की मसल को स्ट्रॉन्ग करो कि वो वापस से इसको पीछे खींच पाए। अगर आपके चेस्ट की मसल बहुत ज़्यादा टाइट है तो उसको रिलीज़ कराओ, ये ठीक है, तो अगर ये रिलीज़ होगी, स्टिफनेस ख़त्म होगी तो ये वापस से आ जाएगा। चक्र आसन और धनुरासन जैसे आसनों का परफॉर्म करना, ये दोनों ही काम में आपकी हेल्प करेगा और आपको एक बैलेंस पोस्चर बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटी। अगर इन लोगों को ये डिफॉर्मिटी हो गया है तो मैं ऐसा कौन सा करेक्टिव मेजर्स को अपनाऊं या ऐसे कौन से तरीक़ों को अपनाऊं जिससे मैं ये डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसके अंदर पोस्चरल डिफॉर्मिटी होता क्यों है। तो पोस्चरल डिफॉर्मिटी हो, आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। होने का कारण है, एक तो है फिजिकल फैक्टर्स और एक है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर यानी हमारे बॉडी का अंदर कुछ ऐसा होना कि हमारे मसल्स का प्रॉपर ना होना, प्रॉपर न्यूट्रिशन का ना मिलना, इन सब चीज़ों की वजह से एक आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स यानी आसपास का इन्वायरमेंट। मैं बहुत ज़्यादा हैवी लोड कैरी करता हूँ, एक साइड बेंड होकर रहता हूँ या प्रॉपर पोस्चर को नहीं अपनाता, तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। अब ये जो डिफॉर्मिटीज़ है ना, पोस्चर की डिफॉर्मिटीज़ है, इनको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है फंक्शनल डिफॉर्मिटी, एक होता है स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। फंक्शनल डिफॉर्मिटी मतलब वो डिफॉर्मिटी जो कि हमारे मसल्स और लिगामेंट को इफेक्ट करता है, और ये जो डिफॉर्मिटी होती है ना, ये हमारी फिजिकल एक्टिविटी से ठीक भी हो जाती है। ठीक है, जबकि स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी एक ऐसी डिफॉर्मिटी होती है जो कि हमारे बोन के स्ट्रक्चर की वजह से ये डिफॉर्मिटी आ हुई है। फिजिकल एक्टिविटीज़ कई बार इनइफेक्टिव होती है इसको ठीक करने के लिए, क्योंकि हमारा बोन का पोस्चर ही ऐसा है, बोन का फॉर्मेशन ही ऐसा हुआ है कि हमारा एक ऐसा डिफॉर्मिटी क्रिएट हो गया है। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर इन टाइप की दिक्कतों को दूर करना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है सर्जरी। ठीक है, सर्जिकल मेथड ही स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकता है, जबकि फंक्शनल डिफॉर्मिटी नॉर्मल एक्सरसाइजेस के थ्रू भी ठीक किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं बारी बारी से सारे डिफॉर्मिटी के बारे में, उसको कैसे ठीक करना है। अगेन काइफोसिस एक ऐसा दिक्कत था जहाँ पे हमारा बैक जो था वो थोड़ा वीक है और हमारी बॉडी ऐसे बेंट रहती है, तो अगर मैं बैक की मसल को टाइट करूँगा तो वो इसको पीछे खींचेगा। ठीक है, जिसकी वजह से अगेन मैं एक नॉर्मल पोस्चर में आ पाऊँगा। या तो मेरा चेस्ट का मसल बहुत टाइट है जिसकी वजह से ये ऐसे खींच के रखता है, तो अगर मैं चेस्ट को रिलीज़ करूँगा तो मैं वापस से करेक्ट पोस्चर के अंदर आ पाऊँगा। या मेरे जो ये डेल्टॉइड्स हैं, डेल्टॉइड का मतलब शोल्डर की जो मसल्स है, ये जो पीछे का जो डेल्टॉइड है यानी शोल्डर की जो बैक वाली मसल है, इसको पोस्टीरियर डेल्टॉइड बोला जाता है। ये मैं एक्सरसाइजेस कम करता हूँ जिसकी वजह से मेरे शोल्डर ऐसे बेंड हो जाते हैं। ठीक है, बेंडेड शोल्डर की वजह से काइफोसिस भी हो सकता है, काइफोसिस की वजह से शोल्डर भी बेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को ठीक करूँगा कि भाई चेस्ट की टेंशन को रिड्यूस करूँ, बैक की मसल्स को गेन करूँ और उसको थोड़ा और स्टिफ बनाऊँ। ठीक है, डेल्टॉइड की यानी पीछे वाले शोल्डर की एक्सरसाइजेस करूँ, एक अच्छा पोस्चर के अंदर बैठा करूँ और कुछ काइफोटिक करेक्टिव इक्विपमेंट का यूज़ करूँ, तो मेरे को काइफोसिस से छुटकारा मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोडोसिस, जिसके अंदर हमारा एंटीरियर पेल्विक टिल्ट था, हमारा पेल्विक ऐसे कर्व हो गया था। अब उसके अंदर मुझे क्या करना है, मेरे को याद करो मैंने बोला था कि हमारी कोर की मसल और हिप्स की मसल इसके अंदर वीक होती है, तो मैं इन दोनों की मसल का स्ट्रेंथनिंग का काम करूँगा। ठीक है, तो मैं परफॉर्म करूँगा कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ग्लूट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, और मैं जो मेरा ये लोअर बैक रीजन है और ये जो यहाँ से मसल जा रही है एडेक्टर्स पे, ये दोनों स्टिफ हो जाती है, तो मैं इसकी को लोअर बैक की मसल को थोड़ा रिलैक्स कराने की कोशिश करूँगा, रिलीज़ करूँगा और एडेक्टर्स की मसल को भी रिलीज़ करूँगा। परफॉर्म करूँगा लंबर सुपाइन स्ट्रेचेस को, जो कि लोडोसिस के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट आता है स्कोलियोसिस। इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, हमें एक करेक्ट पोस्चर का अपनाना पड़ता है। एक अगर हम करेक्ट पोस्चर के अंदर रहेंगे तो ठीक होगा। अब यूनिलेटरल बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करूँगा, क्योंकि मेरा पोस्चर ना देखो एक तरफ से बेंड है। अब मैं इसमें अगर फोर्स भी लगाऊंगा ना तो ऐसा होगा, अगर दोनों हाथ से मैं एक फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा, मैं इस तरफ से ज़्यादा खींचूंगा और इस तरफ से कम खींचूंगा। ठीक है,
कोई भी एक्सरसाइज करूँगा, तो मुझे क्या करना है, केवल एक हाथ को एक बार में ट्रेन करना है, एक यूनिलेटरल एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो आपके पोस्चर को डेवलप करने में, सही तरीके से डेवलप करने में हेल्प करेगा। स्पाइन के स्ट्रेचेस करूँगा, पुल अप होल्ड करूँगा, एक पुल अप मार के उसको होल्ड करूँगा, ठीक है। पेल्विक एक्सरसाइजेस करूँगा, हमारी जो पेल्विक रीजन होता है ना, जब हमारा पेट खत्म हो जाता है उसके नीचे के रीजन को पेल्विक रीजन बोलते हैं, क्राउच से ऊपर, ठीक है। तो उसको स्ट्रेंथन करने का काम करूँगा, तो हमारे स्कोलियोसिस जैसे दिक्कत ठीक हो सकता है। अब आता है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट तो देखो क्या कायदे से तो ठीक नहीं होता, लेकिन अगर आप ठीक करना चाहो तो थोड़ा सा इफेक्टिव वे में आप उसको थोड़ा सा मतलब हेल्प कर सकते हो। तो टो जंप करना, ठीक है, रो स्किपिंग करना, और बाकी अपने हील को अप एंड डाउन करना, वॉकिंग करना, बाकी शूज़ सपोर्टिव शूज़ को यूज़ करना, मतलब ऐसे शूज़ जिसके अंदर एक ऐसा नॉर्मल नेचुरल कर्व हो जो कि आपके नेचुरल कर्व को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो उन सारी चीज़ों से फ्लैट फुट ठीक हो सकता है। नेक्स्ट आता है नॉक नीज। नॉक नीज अगेन कुछ एक्सटेंट तक ठीक हो सकता है अगर आपने उसको टाइमली चेक किया, टाइमली अगर आपने उसको पता लगा लिया तो आप उसको ठीक कर सकते हो हॉर्स राइडिंग से, अपने घुटनों के बीच में पिलो रख के, ठीक है, अपने दोनों पैर को आपस में बांध के, वॉकिंग क्लिपर्स का यूज़ करके, पद्मासन और गौमुख जैसे आसनों को यूज़ करके, ठीक है। सेम जाता है कहानी बोलेक्स के साथ भी। अगर आप परफॉर्म करोगे स्क्वाट्स, ठीक है, अपनी हील को बेंड करके, तो हेल्प होगा। इनर एजेस ऑफ फीट को, मतलब फीट को अंदर की तरफ थोड़ा फोर्स डाल के चलोगे तो हेल्प होगा। अर्ध मस्तेंद्र आसन, अर्ध चक्रासन और गरुदासन करोगे, गरुद आसन करोगे तो आपको हेल्पफुल होगा बोलक को ठीक करने के अंदर। अब बात करते हैं राउंड शोल्डर की, जो कि अगेन मैंने बताया, हमारे जो ये शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, ये जो स्कैप्यूला की मसल होती है, जो शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, अगर ये हमारे है ना बैक शोल्डर को होल्ड करने का काम करते हैं। हमारे यहाँ जो शोल्डर का ब्लेड होता है, ये शोल्डर को होल्ड करने का काम करता है। अगर मैं इनकी एक्सरसाइजेस करूँगा तो ये क्या होगा, इसको अच्छे से होल्ड करके रखेगा, ठीक है। ये करना, साथ ही साथ वाइड ग्रिप पुशअप्स यूज़ करना, जिसके अंदर हमारा चेस्ट कम यूज़ होता है और बाकी हमारे शोल्डर की एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, ठीक है। हमारे बैक को स्ट्रेच करना थोड़ा, क्योंकि और शोल्डर के मसल्स को भी थोड़ा और स्ट्रेच करना, चक्रासन, धनुरासन जैसे आसनों को करना, और पोस्टीरियर डेल्टॉइड की वर्कआउट करना, यानी पीछे वाले डेल्टॉइड, यानी पीछे वाली शोल्डर की मसल की। नेक्स्ट आता है इसके अंदर स्पेशल कंसिडरेशन से। स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर हम सबसे पहले हम बात करते हैं मिसकंसेप्शन एंड मिथ। तो कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस है जो कि फीमेल को लेके आए हैं बाजार के अंदर, तो हमें उसका ध्यान रखना है। क्या, जैसे कि माना जाता था पहले कि स्पोर्ट्स और गेम्स का फीमेल के साथ कोई लिंक नहीं है, फीमेल को केवल और केवल घरों के काम करने चाहिए, या बर्तन करना चाहिए, झाड़ू करना चाहिए, मतलब ऐसी चीज़ों के अंदर, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, इन सब के अंदर महिलाओं का कोई काम नहीं है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा माना जाता था। ये एक मिथ है। मिथ मतलब ऐसा माना जाता है, लेकिन ये एक सच नहीं है, ये गलत धारणा है, ठीक है। और बोला जाता था क्या, बीइंग डोमिनेटिव, एग्रेसिव और मस्कुलर होना ये फीमेल का कैरेक्टर नहीं है। फीमेल के कैरेक्टर के अंदर क्या बोलते हैं कि भाई फीमेल जो होती है वो बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है, बहुत पोलाइट होनी चाहिए, ये एक फीमेल का कैरेक्टर है। लेकिन मेल का कैरेक्टर दिखाते हैं वो बोल्ड होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, तो वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो ऐसा माना जाता था, ठीक है। Women are not having a एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स। ऐसा माना जाता है कि हम उनकी है ना बॉडी ही इस तरीके से नहीं बनी कि वो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बॉडी का जो फॉर्मेशन है ना वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। एक मेल बॉडी और एक फीमेल बॉडी के अंदर कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को छोड़ के, और कुछ चीज़ों को अगर बारे में मैं बात ना करूँ, उन पोस्चर को अगर हटा दोगे तो एक फीमेल बॉडी और मेल बॉडी के अंदर कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन अगर फीमेल करेगी तो उनको मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, ये सब माना जाता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेनार्क और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होता क्या है, और क्या इनकी वजह से सच में क्या फीमेल को ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकता है, स्पोर्ट्स खेलने की वजह से क्या मेनार्क या मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मेनार्क क्या होता है। तो मेनार्क क्या होता है, जब फीमेल को पहली बार पीरियड्स आते हैं, ठीक है, जब एक यंग लड़की को फर्स्ट टाइम पीरियड आते हैं तो उसको मेनार्क बोला जाता है। अब ये पीरियड आने का एज जनरली 12 साल के आसपास होता है। ये जल्दी से जल्दी अगर आप देखोगे तो बच्चा 8 साल के बच्चों को आ सकता है, और लेट से लेट ये 16 साल तक फीमेल्स को आ ही जाता है,
ठीक है। इसके अंदर क्या है भाई, देखो हमारा जो ये मिनार्क है ना, मतलब फर्स्ट टाइम जो फ्लो होता है लड़कियों का ब्लड, वो इस पीरियड के अंदर होता है। कई बार ये पीरियड जो है ये ज़रूरत से ज़्यादा डिले हो जाएगा, 16 साल के बाद हो सकता है उसको फर्स्ट टाइम पीरियड आए, हो सकता है उसको 8 साल से पहले ही आ जाए। तो ये जो ऊपर नीचे जाना, इसको बोला जाएगा कि भाई ये तो मतलब सही नहीं हुआ। तो माना ये जाता था कि अगर फीमेल ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगी तो उनको मिनार्क की दिक्कत हो सकती है। लेकिन फीमेल का जो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और बहुत सेंसिटिव भी है। उनका हल्का सा भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होना या और कोई ज़्यादा किसी भी टाइप का दिक्कत होना, ये सारा कुछ उनका मिनार्क के अंदर डीले ला सकता है, ठीक है, और हो सकता है वो अर्ली मिनार्क भी हो जाए। तो अब मिनार्क का बिल्कुल ठीक टाइम पे आना वो डिपेंड नहीं करता किसी भी टाइप पे स्पोर्ट्स पे। लेकिन अगर आपको डिलेड मिनार्क है तो आपको जिम्नास्टिक जैसा गेम अडॉप्ट करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके मिनार्क को मतलब सही करने के अंदर। और अर्ली मिनार्क है, यानी अगर 8 साल से पहले आ रहा है तो स्विमिंग और रोइंग जैसी एक्सरसाइजेस करो जो कि आपकी पेल्विक मसल को स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपको मिनार्क की ये अर्ली मिनार्क वाली दिक्कत जो होगी वो डिले हो सकती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या है? अब देखो फीमेल का जो ब्लड का फ्लो है वो हर मंथ आता है, और उनके ना एक पर्टिकुलर साइकिल के अंदर आता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आता है। ये जो उनकी फीमेल का जो हर मंथ का साइकिल है ये 21 डेज से 35 डेज के बीच में आता है। जैसे मतलब 10 तारीख को आया, 10 तारीख से आप 21 डेज काउंट करो, नेक्स्ट उस टाइम पे आना चाहिए। लेकिन ये कई बार डिले भी हो जाता है, तो 10 तारीख से अगला 21 दिन काउंट करो, 21 से 35 दिन के बीच के अंदर कभी भी आ सकता है। ये होता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। कई बार ये मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, किस वजह से? अगेन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से, अगेन सेक्सुअली एक्टिव होने की वजह से, अगेन बहुत सारी ऐसे हज़ारों रीजंस हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इतना सेंसिटिव, इतना कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से कभी भी ये चीज़ें चेंज हो सकती है। जैसे कोई ऐसा कोई स्ट्रेस पड़ेगा या उनको कोई भी ऐसा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या फिजिकल स्ट्रेस होगा या प्रॉपर स्लीप नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो नॉर्मल ये जो साइकिल है ये डिस्टर्ब हो सकती है। तो हो सकता है वो 35 डेज तक भी उनका साइकिल ना आए, उनका ब्लड फ्लो अगेन ना हो सकता है वो 40-45 डेज तक पहुंच जाए। तो ये होना ये कहलाता है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। उनका जो ब्लड का फ्लो है वो 2 से 7 दिन तक रहता है। अगर इससे ज़्यादा एक्सीड हो रहा है या इससे ज़्यादा कम हो रहा है तो वो भी मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के अंदर ही काउंट होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में, मेंस्ट्रुएशन और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन के बारे में। क्या ऐसा लगता है आपको कि फीमेल का मेंस्ट्रुएशन होना है, यानी उनका ब्लड का हार्मोन जो आता है, उसकी वजह से उनके स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखा जाए तो कायदे से कि जो स्पोर्ट्स वुमेंस होती है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि उनको जो मतलब कंपटीशन के डे से पहले भी आ जाए या बाद में भी आ जाए, वो उनके ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं डालता। ज़्यादातर जो हाईएस्ट ऑप्टिमम लेवल पे जहाँ पे भी फीमेल पहुँची है, वो ज़्यादातर ऐसा ही टाइम था जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल वो चल रहा था, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन कभी भी किसी भी स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस के अंदर हिंड्रेंस नहीं बन सकती, ठीक है। हो सकता है उनको, कई लोगों को होता है, कई लड़कियों को ऐसा बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, क्रैम्प्स आते हैं, लेकिन उसके लिए अगर वो प्रॉपर्ली वर्क करे तो वो क्रैम्प्स ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कई लोग फीमेल्स को बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर वो स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा एक्टिव रहेंगे ना, तो वो उस दिक्कत को सहन करने की शक्ति उनके अंदर और बढ़ जाती है। इसलिए बोला जाता है फीमेल के अंदर सहन शक्ति बहुत होती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ फीमेल एथलीट ट्राइड के बारे में। इसके अंदर फर्स्ट आता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी दिक्कत है जहाँ पे हमारा बोन की जो मिनरल डेंसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब इसका मतलब समझो, हमारा बोन है, ठीक है। अब बोन के अंदर ना एक सॉलिड बोन है, उसके अंदर गैप जो होता है, वो बोन के अंदर जो गड्ढे होते हैं वो बहुत हल्के हल्के होते हैं, इतना हल्के हल्के होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसे डॉट साइज़ के, ठीक है। लेकिन जब किसी लड़की को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए या लड़के को भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए, लड़कों के अंदर भी होता है, तो उसके अंदर ये जो गड्ढे हैं ना, ये बड़े होने लग जाते हैं। ये इस टाइप के गड्ढे आपको दिखने लगेंगे। याद करो, अगर आपने टॉम एंड जेरी बचपन में देखा होगा तो टॉम एंड जेरी का एक चीज़ होता था, चीज़ के अंदर वो जो गोल गोल बड़े बड़े गड्ढे होते थे, ऐसे गड्ढे आपके बोन्स के अंदर हो जाएंगे। अब एक बात सोचो,
अगर ऐसे गड्ढे आपके बोन्स के ऊपर होंगे और मैं अलग हल्का सा भी थोड़ा सा भी ऊपर से फोर्स डालूंगा तो क्या होगा, वो गड्ढे फोर्स को तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या होगा, बोन टूटने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर अगर बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाले। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या चीज़ों को अपनाया जा सकता है, तो बोन के ऊपर कंप्रेसिव लोड डालना, ऊपर से बिल्कुल लोड डालना, यानी उनको वेट ट्रेनिंग करवाओ और स्क्वाट्स जैसी एक्सरसाइज, स्क्वाट्स डालोगे तो क्या होगा, बोन के ऊपर कंप्रेसिव लोड पड़ेगा, डायरेक्टली ऊपर से फोर्स पड़ेगा। ठीक है, डेडलिफ्ट्स करना, ठीक है, ऐसी एक्सरसाइजेज जब वो करेंगी तो उनको ऑस्टियोपोरोसिस का दिक्कत बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट फीमेल एथलीट ट्रेड के बारे में, जो कि है एमेनोरिया। एमेनोरिया एक ऐसा मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है या इलनेस है जहाँ पे फीमेल को 18 साल या उसके बाद तक भी उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल ठीक नहीं होता। ठीक है, हमने मीनार के अंदर पढ़ा था कि भाई उनका एक टाइम है 8 साल से 16 साल तक उनका आ जाता है, लेकिन अगर डिलेड मीनार्क है और वो ज़रूरत से ज़्यादा डिलेड हो जाता है तो वो एमेनोरिया बन जाता है। ठीक है, एमेनोरिया के अंदर या तो उनका भाई 18 या उससे ज़्यादा की एज की हो गई है फीमेल, लेकिन अभी तक मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है। सेकेंड चीज़ के अंदर हो सकती है कि मेंस्ट्रुएशन हुआ था, अब 3 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, उनको दोबारा से वो फ्लो आ ही नहीं रहा है, 3 महीने से ज़्यादा हो गया, वो फ्लो दोबारा से नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन दोनों ही केसेस को एमेनोरिया बोला जाता है। अब ये एमेनोरिया भी है ना, 2 टाइप का होता है, एक को बोला जाता है प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी एमेनोरिया के बारे में। प्राइमरी एमेनोरिया एक वैसा दिक्कत है जिसके अंदर डिलेड मीनार्क होगा, जहाँ पे फर्स्ट पीरियड जो आता है, जो प्यूबर्टी में हिट करना चाहिए, जो कि है 8 साल से 16 साल के बीच के अंदर, ये 16 साल से भी जब ज़्यादा डिले हो जाए, 18 साल या उसके बाद तक भी ना आए, तो उसको बोला जाता है डिलेड मीनार्क यानी प्राइमरी एमेनोरिया। ठीक है, जबकि सेकेंडरी एमेनोरिया क्या होता है, वुमेन हैविंग नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल एट स्पेसिफिक टाइम देन स्टॉप मेंस्ट्रुएशन फॉर 3 और मोर मंथ्स। उनका एक नॉर्मल साइकिल चल रहा था, हर मंथ आता था, 21 to 35 डेज के बीच में हर साइकिल चल रहा था कम्प्लीटली, लेकिन एकदम से वो बंद हो गया। अब वो 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनका ब्लड फ्लो आया ही नहीं है, तो 3 महीने या उनसे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी एमेनोरिया। ठीक है, अब इसके लिए कुछ मेडिकेशंस का यूज़ किया जाता है जो कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा फीमेल एथलीट ट्राइड के अंदर आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि हमारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है। ये हमारा है ना बॉडी का, मतलब ह्यूमन का है ना, ऐसा बोलता है कि मतलब मेरे को अगर ऐसा लग रहा है कि यार मैं खाना खाऊंगा तो मेरा वेट बढ़ जाएगा, यार मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा वेट ही नहीं बढ़ेगा, कुछ भी ऐसा जिसकी वजह से मैं ना अपनी नॉर्मल ईटिंग साइकिल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता हूँ, या तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में खा लूँगा, ठीक है, जो कि मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, या मैं बिल्कुल ही नहीं खा रहा, जो कि अगेन मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो अब जानते हैं कुछ ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में, जो इसके अंदर सबसे पहला डिसऑर्डर आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके अंदर का एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर मेनली होता क्या है, ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके बीच में एक बंदा जो है, एक इंडिविजुअल है, हमेशा खाने के बारे में सोचेगा, डाइटिंग के बारे में सोचेगा, अपने बॉडी वेट के बारे में हमेशा सोचता रहेगा। ठीक है, अपने आप को मिरर में जब भी देखेगा उसको लगेगा अरे यार मैं तो मोटा हो गया। तो ये जनरली ना लड़कियों के अंदर देखने को मिलता है कि पतली पतली सी भी लड़कियों की वो देखेंगे अरे यार मैं तो आज मोटी हो गई, ये हो गया, मेरा पेट बाहर बाहर दिख रहा है। ठीक है, तो जब ऐसा खुद को फील आएगा, जब हमेशा वो डाइटिंग के बारे में सोचेंगे कि नहीं वेट कम कर लूँ, डाइटिंग कर लूँ, या हमेशा अपने बॉडी वेट के बारे में सोचते रहे, या खाने के बारे में सोचते रहे कि नहीं ये खाने से मेरा वेट बढ़ जाएगा, ये नहीं खाऊंगी तो मेरा वेट को कंट्रोल करने में हेल्प नहीं मिलेगा। तो ये सारी जब चीज़ें होती है खाने को लेके, तो उसको बोला जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी हमेशा अपने बॉडी को देखते रहना और बॉडी के बारे में ही सोचते रहना, और वेट को देखना, वेट के बारे में सोचना कि बढ़ गया, कम हो जाएगा, ऐसा चीज़ है। तो दैट इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा। सेकेंड आता है इसके अंदर ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर बुलीमिया नर्वोसा। बुलीमिया नर्वोसा एक ऐसा है कि भाई जब मान लो काउंटर खुला है और खाने की टेबल लगी है शादी के अंदर, तो भर भर के सारे खा लेते हैं बहुत ज़्यादा। अब वो इतना खा लिया है, ज़बरदस्ती ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचेंगे अरे यार इतना खा लिया, लेकिन अब मैं तो मोटा हो जाऊँगा, लेकिन खाने का भी मन कर रहा है। तो उन्होंने ना एक बीच का तरीका निकाल लिया। बीच का तरीका क्या निकाला कि भाई खा लो पहले भर के, अब खा लिया है, अब भाई ये तो डाइजेस्ट होने लग जाएगा, तो डाइजेस्ट होने से पहले उंगली डाल के ज़बरदस्ती जानबूझ के उसको प्यूक आउट कर देना, उसको वॉमिट कर देना। ये उन्होंने तरीका निकाल लिया। अब इस तरीके की वजह से ना ये एक बहुत अनहेल्दी स्टेट है। ठीक है, ज़बरदस्ती वॉमिट करवाना, उसकी वजह से हमारे
एब्डोमेन के अंदर हमारा HCl होता है जो कि खाना पचाता है, उसके साथ साथ वो उस खाने को पचाने के लिए ना, उस अपने स्टमक को बचाने के लिए HCl से एक म्यूकस की लेयर होती है, ठीक है। वो म्यूकस की लेयर इतनी स्ट्रांग होती है कि HCl के बारे में आपको पता है, HCl एक कितना स्ट्रांग एसिड है, अगर मैं उसको हाथ में रखूँगा तो वो हाथ फाड़ के ऐसे निकल जाएगा। लेकिन हमारे वो पेट के अंदर होता है, लेकिन पेट फाड़ के तो नहीं निकल रहा, क्योंकि हमारे पेट के चारों तरफ एक म्यूकस की बहुत स्ट्रांग लेयर होती है जो HCl को उसके बाहर नहीं जाने देती, ठीक है। और जो उसका काम है केवल वो काम के लिए ही रहने देती है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती अगर प्यूक आउट करूँगा, मतलब उल्टी करूँगा, तो क्या होगा, वो म्यूकस की लेयर भी उसके साथ साथ बाहर आ जाती है कई बार, जिसकी वजह से क्या होगा, अब म्यूकस के लेयर वीक है, अब मैं कुछ भी खाऊंगा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा जलन मचेगा या मुझे बहुत ज़्यादा एब्डोमिनल दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो बुलिमिया नर्वोसा अगेन एक बहुत अनहेल्दी स्टेट है जिसके अंदर वो वेट बढ़ ना जाए इसके घबराहट की वजह से पहले खा लेते हैं क्योंकि मन करता है, अब वेट बढ़ ना जाए इसकी घबराहट की वजह से वो उंगली डाल के या कैसे भी ज़बरदस्ती उसको प्यूक आउट कर देते हैं। तो अब मुझे एक ओपिनियन चाहिए आप सभी का, आप बताओ क्या फीमेल का जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है इसकी वजह से क्या उनका एथलेटिक परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आपको लगता है कि भाई फीमेल के एथलेटिक मतलब फीमेल का ये ऐसा साइकिल चलने की वजह से उनका एथलेटिक परफॉर्मेंस जो कि आना चाहिए, एक्चुअल एथलेटिक परफॉर्मेंस जितना अच्छा वो परफॉर्म कर सकती है, वो परफॉर्मेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है या नहीं होता? अब इसका ना कोई भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सब आप बस अपना ओपिनियन बताओ, मैं आप सभी का ओपिनियन जानना चाहता हूँ, ठीक है। तो अपना आप पढ़ना चाहते हो कहीं से गूगल करो और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर इसके बारे में बताओ। सो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा अगला चैप्टर और आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं आगे फर्दर की डिटेल जानने के लिए। और अगर आपको मुझसे बात करनी है, कनेक्ट होना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम करें भला इंसान पे, और अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं thephysicaledu@gmail.com पे। कुछ भी डाउट आता है, नोट्स चाहिए या कुछ भी ऐसा रिलेटेड इशू है तो आप मुझे इन दोनों चीज़ों पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।